गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स और यहाँ के टीचर्स। इकरा आईएएस और अवध ओझा सर की तरफ से मैं वीएसएसडी कॉलेज को 100 साल की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करना चाहता हूं। मैं देख सकता हूं कि ये पूरा हॉल, जहां बैठने की भी जगह नहीं मिल रही है, आप लोग बहुत ही उत्सुकता से ओझा सर को सुनने के लिए आए हैं और एक बेहतरीन मार्गदर्शन की उम्मीद में यहाँ बैठे हुए हैं। तो वक्त को बिना ज़ाया किए, बिना व्यर्थ किए, मैं जायसवाल सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और ओझा सर को इनवाइट करें ताकि वो आपका मार्गदर्शन कर सके। थैंक यू। जायसवाल सर। आप सभी को मेरा प्रणाम। बीएसएसडी कॉलेज में आज शताब्दी समारोह के श्रृंखला में अपने छात्रों को करियर काउंसलिंग के लिए पधारे ओझा साहब का मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपने सभी शिक्षक साथियों की तरफ से और अपने विद्यार्थियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजन में जिनका सबसे महत्वपूर्ण हाथ है भाई निर्मणी जी का, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और ओझा जी का नाम सुनते जिस तरह से हमारे कॉलेज में बच्चों में उत्साह है, वो सबके चेहरे पे आप पढ़ सकते हैं। मेरा ओझा साहब से परिचय फेसबुक के माध्यम से है। फेसबुक पे उनका छोटा छोटा क्लिप आता है, तो मोबाइल एडिक्ट होने के कारण कई बार मैं उसे पलट के देख लेता हूँ, उसे ही देखता रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि अगर आप क्लास वर्क और होमवर्क पूरा नहीं करते तो आप कंपटीशन और कोचिंग बिल्कुल ज्वाइन मत करिए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कभी कभी आपको सुनता रहता हूँ, आपके विचारों से हमारे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आपका मैं अपनी तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपने छात्रों की तरफ से, अपने शिक्षक साथियों की तरफ से स्वागत करता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। जय हिंद फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें अवसर दिया यहाँ पर आने का, आपको संबोधित करने का। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में सर्वप्रथम आपके कॉलेज को 100 वर्ष पूरा करने की हार्दिक बधाई। और आज सुबह ही मैं आपके कॉलेज के बारे में पढ़ रहा था, तो उत्तर भारत का पहला कॉमर्स कॉलेज, उत्तर भारत का, जहां तक मुझे आज जानकारी मिली, उत्तर भारत का पहला कॉमर्स कॉलेज। बड़ी बात थी उस समय। एफिलिएटेड किससे था? कॉलेज है तो किसी न किसी से तो एफिलिएटेड होगा। एफिलिएटेड किससे था? हाथ उठा लीजिए, हम पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं। इतने सारे लोग जी। हाँ, 100 वर्ष मनाया आपने। बस यहीं से प्रोग्राम शुरू होगा। 100 वर्ष मनाया आपने, 100 वर्ष। और 16 दिसंबर से 22 जून तक प्रोग्राम चलते रहे, ये भी पढ़ा मैंने। सबसे बड़ी बात, एजुकेशन का जो रोल है मानव समाज में, बस एक ही रोल है, एक। मैकाले के आने के बाद उस रोल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। शिक्षा का बस एक रोल है, बस एक। दिमाग को
जिंदा करना। बाकी कोई रोल ही नहीं है। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। आप कहेंगे कि बेहोश दिमाग कैसा होता है और जिंदा दिमाग कैसा होता है? एक शराबी रात में अपने घर वापस आ रहा था, तो चिकन की दुकान पे गया। चिकन की दुकान पे उसने चिकन वाले से कहा कि एक चिकन दे दो। उसने कहा खत्म हो गए सारे, एक कच्चा बचा हुआ है। हाँ, उसने कहा कच्चा ही दे दो। फिर उसने चिकन लेके वहां से अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। सुन लेना दोनों दिमाग में फर्क। जब अपने घर के बहुत करीब पहुंचा तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे उसके ऊपर। उसी में से एक कुत्ता बहुत करीब आया। वो भौंक तो नहीं रहा था, लेकिन उसके बहुत करीब आ गया। तो उसने उससे पूछा कि चिकन खाओगे? और खोलकर चिकन उसके सामने रख दिया। वो चिकन खाने लगा, वो उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगा और फिर धीरे से आगे बढ़ते हुए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचा तो वाइफ ने दरवाजा खोलते ही डांटना शुरू कर दिया कि फिर आज वही टाइम, वही रात। उसने कहा डांट बाद में लेना, पहले खाना खिला दो। इस पर सवाल करूंगा मैं कहानी के बाद। कहानी ही सुननी है। इस देश की सबसे खास बात यही है, दर्शन का कहानियों में प्रचार। इतनी कीमती कहानियां होती, हर कहानी में एक संदेश है। उस संदेश को पकड़ना है। उसकी बीवी ने कहा कोई खाना वाना नहीं है, भागो यहां से, निकलो। तब तक उसका बेटा अपनी मां के पास भागते हुए आया, कहा मम्मी मम्मी ये देखो वीडियो वायरल हो रहा है एक। पता चला मोहल्ले में एक चीता आ गया था और इस लेडी का जो आदमी था उसने उस चीते को चिकन दिया और उसी के पीठ पे वो हाथ फेर रहा था। और उस जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें लिखा था हमारी गली का हीरो। बेहोशी जो है, बेहोशी, वो पहचान पैदा नहीं होने देती। जैसे मैंने अभी आपसे सवाल किया कि आपका कॉलेज किससे एफिलिएटेड था। आप में से बहुत सारे लोग इस कॉलेज में पिछले 1 साल से तो होंगे ही, कम से कम। बहुत सारे लोग 2 साल से होंगे, कुछ लोगों का 3रा वर्ष होगा। आपने कभी अपने कॉलेज के R&D करने की कोशिश नहीं की? और कल आप इंटरव्यू देने जाएंगे, बहुत सारी परीक्षाएं आप देंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, और उसने आपके कॉलेज से ही शुरुआत कर दी कि आपके कॉलेज का पहला नाम क्या था, अभी इसका नाम क्या है। अरे नाम तो बता दो यार। पहला नाम, पहला, ये तो अभी का नाम है, पहला नाम क्या था? चलिए कोई बात नहीं, आज आप क्लास से बाहर निकलने के बाद पहला काम यही करिएगा कि अपने कॉलेज, जो आपके सामने चीजें हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां आप शिक्षा ले रहे हैं, जो चीजें आपके सामने हैं उनके बारे में पता करिए। पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं होता।
पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं होता। किताब एक बहुत अच्छा माध्यम है मन को जिंदा करने की। माध्यम, कबीर तो नहीं गए कॉलेज, कबीर नहीं गए स्कूल, लेकिन दिमाग जिंदा है। चक्की देख ली चलते हुए, उसी में दोहा बना दिया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। द्वंद। मेन उद्देश्य है इस मन को जिंदा करना। सिद्धार्थ आज कितना बड़ा नाम है, बुद्ध। पश्चिम के विचारकों ने लाइट ऑफ एशिया कहा। चार चीजें देखी, एक बुजुर्ग आदमी, एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी, एक सन्यासी। तो पहली चीज जो मैं आपसे कहूंगा आज इस मंच से वो ये कि कृपया करके अपनी आंखों को खोलें। कंपटीशन बढ़ गया है, ज्यादा बड़ा हो गया है। कितने सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग तो 5-5 साल 10-10 साल तैयारी करते हैं। इलाहाबाद में मैं सेमिनार ले रहा था, एक साहब बैठे हुए थे सेमिनार में, तो मुझे लगा किसी लड़के के गार्जियन है, पेरेंट्स हैं। तो सेमिनार खत्म हो मेरे सामने आया, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। बोले नमस्कार सर, नमस्कार। बोले सर एक बात पूछ रही थी। मैंने कहा जी बताएं। बोले एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। मैंने कहा आपका बेटा भी आया है, बच्चा भी आया है? कि नहीं नहीं, मेरे भी यूपीपीसीएस में 2 अटेम्प्ट बचे हैं। पाषाण काल से तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो उम्र ज्यादा थी और कुछ शायद परेशानियों ने उम्र को बढ़ा दिया था। तैयारी 1 साल होती है बस, उसके बाद कोई तैयारी नहीं होती। सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप अपने इस दिमाग को जिंदा करिए। जिस चीज के सामने आप पढ़ते हैं कम से कम उसे जानने की कोशिश करिए। कितनी बार आप रिक्शे पे बैठे होंगे, लेकिन अगर मैं अभी इस क्लास में पूछ लूं कि रिक्शे की शुरुआत किस देश में हुई, तो शायद इस क्लास में बैठा हुआ कोई व्यक्ति बताएगा। क्यूरियोसिटी तो खत्म ही कर दी आपने, जो ज्ञान की मां कही जाती है। क्यूरियोसिटी। नहीं, इतना शांत होने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बात। कोई भी देश महान बनेगा अगर उसका युवा महान होगा तो। 1853 में जापान गुलाम हुआ, 1853 में, और 1894 में एशिया का पावर बन गया। पता है क्यों? युवाओं की वजह से और वहां के शिक्षकों की वजह से। मैंने अभी भारत सरकार को एक रिक्वेस्ट पत्र भेजा है, रिक्वेस्ट किया है कि इस देश के शिक्षकों को वीआईपी का दर्जा दिया जाए। शिक्षक को, और सरकारी, हम लोग तो प्राइवेट वाले हैं, ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि शिक्षक को अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, सम्मान दीजिए। उसकी सबसे बड़ी भूख है सम्मान की। मैं अभी आपके गुरुजनों के साथ ऑफिस में बैठा था तो मैं बता रहा था जापान के बारे में कि अगर वहां पे मॉल में टीचर मौजूद है और लाइन है और वो अपना कार्ड शो करता है तो सारे लोग उस आदमी को आगे करेंगे और रास्ता देंगे। शिक्षक के साथ ये बहुत बड़ी बात। नहीं तो चाणक्य इतने बड़े
साम्राज्य निर्माता कभी नहीं बन पाते। भाई धनानंद तो उनसे पूछा था ना कितना पैसा चाहिए, कितना सोना चाहिए, तो उन्होंने कहा पैसे और सोने की बात नहीं है, सम्मान चाहिए। ये पहली रिक्वेस्ट आज आप जितने लोग इस सेमिनार में मौजूद हैं उन सबसे ये पहला रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस आंख को खोलने की कोशिश करें। यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, हो सकता है वो युद्ध बहुत घातक हो जाए। कभी कभी खबरें आती हैं कि रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब मार देगा, ये कर देगा। कभी लगता है कि ये युद्ध कहीं तीसरे विश्व युद्ध में ना परिवर्तित हो जाए। किस रशिया की किस नीति की वजह से चल रहा है? आप हाथ उठा के बता दीजिए, कोई बात नहीं, आपको पता हो तो आप बता दीजिए। नहीं, मैंने ये पूछा कि रशिया की कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से ये युद्ध चल रहा है, ऐसी कौन सी नीति है उनकी? 17वीं शताब्दी में बनाई थी उन्होंने, 17th सेंचुरी में, तब से आज तक चल रही है। और उस पॉलिसी के बिना रशिया सरवाइव ही नहीं कर सकता। मतलब रशिया को अगर जिंदा रहना है, जैसे हमारे लिए हिमालय इंपॉर्टेंट है, वो हमारे नेचुरल फ्रंटियर हैं, अगर हिमालय हमारे हाथ से निकल जाए तो हमारे लिए बहुत खतरा, बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाए। तो ऐसे रशिया की कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से उसे यूक्रेन से लड़ना ही पड़ रहा है? और वो पॉलिसी आई थी 17th सेंचुरी में। वहीं से रशिया के आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है और ये चीज लगभग हर समाचार पत्र में डिस्कस हुई। तो दूसरा रिक्वेस्ट मेरा आपसे यह है, किसी भी देश में डेमोक्रेसी तभी सफल होती है जब उस देश का 80% नागरिक जिंदा होता है। ना कोई पार्टी बुरी होती है, ना कोई नेता बुरा होता है, होता ही नहीं। और भारत जैसे देश में जहां का राजा कौन? आप। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट, पहला रिक्वेस्ट यह है कि आप अपने दिमाग को जिंदा करिए। वो आंसर सही था कि पहला जो एफिलिएशन था वो बॉम्बे से था, पहला एफिलिएशन इस कॉलेज का बॉम्बे से था, दूसरा हुआ इलाहाबाद से। वो आंसर सही था। उस पॉलिसी का नाम है वार्म वाटर पॉलिसी। वार्म वाटर, वार्म, गर्म जल नीति। एक्चुअली रूस को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए 2 सागरों पे कब्जा रखना पड़ेगा, एक बाल्टिक पे, एक ब्लैक पे। बाल्टिक उसका दरवाजा है यूरोप में जाने के लिए, और ब्लैक उसका दरवाजा है सिल्क रूट पे आने के लिए, एशिया में। क्रीमिया जो है वो उसका ऑयसोफेगस है, फूड पाइप। अगर किसी मनुष्य की फूड पाइप निकाल ली जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं। तो अगर क्रीमिया रशिया से ले लिया जाएगा तो रशिया खत्म। कैसे? फूड पाइप कैसे? उसका सारा ऑयल, नेचुरल गैस, सारा उसी रास्ते से निकलता है। दूसरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट यह है कि आप सभी लोग प्लीज न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। और सिर्फ पढ़ना नहीं, इतना बड़ा कॉलेज है, आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका, आप जब कभी, आप में से बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी करने आएंगे या हो सकता कर ही रहे हो, आईएएस वो बनेगा अब जिसका न्यूज़पेपर पर कमांड होगा। न्यूज़पेपर मात्र न्यूज़पेपर नहीं होता, वो दर्पण होता है आईआर का, दर्पण, शीशा। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। वो दर्पण होता है समाज का। कन्या विद्या धन योजना सरकार लेकर आई, तो अब उस योजना का उद्देश्य सरकार को किसको बताना है? जनता को। जनता और सरकार के बीच में कौन मीडिएटर है? प्रेस। इसीलिए डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है वो है प्रेस। और जिस देश में प्रेस की स्थिति मजबूत होगी और जनता जागरूक होगी, वो पता करेगी कि
हमारा राजा, हमारा प्रतिनिधि, राजा नहीं हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए क्या कर रहा है। आपने अपने नौकर को 100 रुपए दिया कि जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, तो जब वो लौट कर आया तो आप हिसाब मांगेंगे ना। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट रिलीज करती है, आप में से कितने लोग पढ़ते होंगे? बजट मतलब सरकार आपको यह बता, क्योंकि आप राजा हैं तो सरकार आपको यह बताती कि आप पैसा खर्चा कहां कर रहे हो, आपका जो पैसा है, आपका जो टैक्स है वो जा कहां रहा है, किन मदों पे खर्चा हो रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। पहले आप तो अपने दिमाग को जिंदा करिए, फाइंड आउट करिए। बहुत सारे लोग आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वो तैयारी एक दिन की नहीं है। कोचिंग तो तैयारी का एक बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत छोटा। कोचिंग का रोल कितना? 20%, उससे ज्यादा नहीं होता किसी भी कोचिंग का। किसी भी कोचिंग का जो रोल होता है वो 20% होता है। आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कोचिंग ही कराएगी, इसलिए जो 90% कोचिंग के भरोसे जाते हैं वो बैठे ही रहते हैं। सिर्फ 20% रोल कोचिंग का होता है। वो कौन सा रोल होता है? जब आप किसी परीक्षा में जाते हैं तो उस परीक्षा की एक आवश्यकता है, उसकी एक संरचना है, उसका एक तरीका है। अब भीष्म पितामह से बहुत सारे लोग लड़े, उनको नहीं पता था कि शिखंडी को सामने खड़ा करना है। अगर उनको पता होता तो वो भी हरा देते भीष्म पितामह को। अब रावण से बहुत लोग लड़े, उनको नहीं पता था कि मारना कहां है। अगर एक बच्चे को पता होता कि रावण की जान नाभि में है, डाल के घुमा देता। किसी परीक्षा का एक अप्रोच होता है। आईएएस में प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है। कोचिंग आपको इस पैरामीटर पे पढ़ाती है, बस पहला काम ये करती है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम करती है, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है आपको 1 साल डिसिप्लिन में रख के तैयारी कराती है। आपको पता है कि आज क्लास में जाएंगे, आज 3 घंटे में ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। जो सर अभी कह रहे थे कि मैंने अपने किसी वीडियो में कहा कि जो आदमी होमवर्क करेगा, होमवर्क का मतलब कंसोलिडेशन। आज के युवाओं में जो सबसे बड़ी कमी पैदा हो गई है, ज्यादातर उन्होंने मनन करना छोड़ दिया है। मनन और अध्ययन मनन के बिना निरर्थक है। और मनन आपका छीना किसने? कुछ समय तक तो टीवी ने छीना। और ये जो जहर आप हाथ में लिए हो, बड़ा अच्छी कंपनी है एप्पल। एक एप्पल हजरत आदम ने खाया था, तो जन्नत से जमीन पर आ गए थे। एक आप खा रहे हो। कोचिंग सिर्फ 2 काम करेगी। एक, आपको उस परीक्षा की संरचना से अवगत कराएगी कि साहब प्रीलिम्स में ऐसा होता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में ऐसा होता है, इंटरव्यू में ऐसा होता है। और दूसरी चीज, आपको पूरे साल डिसिप्लिन रखेगी। जैसे आप कॉलेज आते हो, आप डिसिप्लिन रहते हो, ऐसे वो आपको डिसिप्लिन रखेगी। और 10 महीने में पूरा सिलेबस 3 घंटे के हिसाब से खत्म करा देगी। और उस 10 महीने में आपकी मुलाकात कुछ अनुभवी टीचरों से होगी जो उस विषय के लूप होल्स को समझते होंगे कि इस विषय को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इस विषय का इंपॉर्टेंस क्या है। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, ग्रुप बनाइए। यहां पर आपको पता है ब्रिटिश पीरियड में 80% जनता अनपढ़ थी।
तब पर भी इतने न्यूज़पेपर छपते थे। और लॉर्ड लिट्टन को न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था वो। आपके मन में कभी ये बात नहीं आई कि 80% जनता अनपढ़ और उसमें न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध? क्योंकि भारत में एक आंदोलन चला, उसको बोले लाइब्रेरी मूवमेंट। 4 लोग 5 लोग एक गांव में इकट्ठा होके एक न्यूज़पेपर मंगा के, उसमें जो पढ़ा आदमी होता था वो सारी न्यूज़ को पढ़ के फिर समझाता था लोगों को, फिर लोग उस पर चर्चा करते थे। आज तो मैं देखता हूं कि न्यूज़पेपर की क्लासेस चलती हैं। अब पता नहीं फ्यूचर में किस किस और चीज की क्लास चलेगी, लेकिन आप न्यूज़पेपर को सारे लोग पढ़ना शुरू करिए। एक तो अपने दिमाग को अलाइव करिए, जिंदा करिए, और दूसरा न्यूज़पेपर। तीसरी चीज, बस 3 ही चीज पे चर्चा करूंगा, फिर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे बताइएगा। एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं, इस दुनिया में सारा खेल शक्ति का है, और शक्ति के सृजन में मन की बड़ी भूमिका है। इस पूरी लाइन को सुनिएगा, शक्ति के सृजन में मन की बड़ी भूमिका है। आपका पूरा जीवन मन पे, इसलिए दुनिया के जितने भी धर्म हैं उसमें सजदा का, सर झुकाने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप मंदिर में भी सर झुकाते हुए लोगों को देखोगे, मस्जिद में भी देखोगे, कहीं भी जाओगे तो सर झुकाने का बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन यहां से संचालित है। स्टीफन हॉकिंस की फोटो अगर कभी आप देखो, शरीर खराब है, मन ठीक है, नोबेल प्राइज विनर, 24 प्राइज दुनिया में। और दुर्योधन की अगर आप फोटो देखो तो पूरा शरीर ठीक है, दिमाग खराब है। मैंने कहा ना, आपने देखना बंद कर दिया है। आप बादाम का तेल लगा रहे हो सर में, बादाम का शैम्पू लगा रहे हो, बादाम का साबुन लगा रहे हो, और खा रहे हो गुटखा। आप सोच के देखो, आप बस सोचो कि आप 21 साल के नवयुवक हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और आप सोचिए कि उन पैकेटों पे, उनकी हिम्मत देखिए, उन पैकेटों पे उन्होंने फोटो बना दी है कैंसर के पेशेंट की। आप उनकी ताकत देखिए कि आपको वो कितना मूर्ख समझते हैं कि मरा हुआ दिमाग है तुम्हारा। आज अगर आप, तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई खाता होगा, लेकिन मान लीजिए अगर कोई खाता हो तो आज आप 1 मिनट उस पैकेट को देखिएगा जहां वो फोटो बना है। बस आप गौर से एक बार उसे देखिएगा। तो जब सारा संचालन मन से होगा, सारा, तो शरीर से ज्यादा किस पे ध्यान दिया जाना चाहिए? मन पे। स्वामी विवेकानंद गए यूरोप, अमेरिका, कोई टाई नहीं, कोई सूट नहीं, कुछ नहीं, कितना सम्मान हुआ। तो वो सम्मान किसका था? ज्ञान का। आज डॉक्टर अंबेडकर भगवान के समान इस देश में हैं, वो सम्मान किसका है? उनके ज्ञान का। किसने उन्हें इतना ताकतवर बनाया? ज्ञान ने। कभी आपको मौका लगे, आप डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब जरूर पढ़ना, कंपलसरी पढ़ना। मतलब 2 किताबें तो आपको पढ़नी चाहिए। एक एपीजे कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स पढ़नी ही चाहिए आपको। आपको पता चलेगा कि यूथ को क्या क्या उसमें 13 चैप्टर हैं, और वो 13 चैप्टर नहीं है, वो 13 नियम है। जैसे पहला चैप्टर में उन्होंने ड्रीम पे चर्चा की है, सपने पे, कि हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए। तो अंबेडकर की एक किताब है, डॉक्टर अंबेडकर की, बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल, बुद्ध और उनके उपदेश। प्लीज आप कम से कम जीवन में ये 2 किताब जरूर पढ़ी। एक इग्नाइटेड माइंड्स,
और एक बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल। और इन दोनों किताबों का जो एसेंस है, सार, वो यही है कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा काम अपने मन पे करना चाहिए। पांच साल से 15 साल तक आपके सामने कोई चुनौती नहीं थी। आप देखो घर में कभी कभी डेथ हो जाती है और सारे रिश्तेदार आ जाते हैं और उनके बच्चे आ जाते हैं, तो वो बच्चे खेलते हैं वहां आपस में, उन्हें नहीं पता होता कि क्या हो गया। मतलब किसी की डेड बॉडी घर में पड़ी और बच्चे खेल रहे हैं। 15 साल के बाद आपकी जीवन में, हमारे जीवन में एक चीज शुरू होती है, उस चीज का नाम है चुनौती, चैलेंज। तभी तो रश्मि रथ में एक स्टैंजा है पूरा, आप सबको वो पढ़नी चाहिए। आप राजा बनना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं दुनिया में, तो रश्मि रथ की वो लाइनें इतनी कीमती हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा मतलब धरती, इसका नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? सिकंदर की बात हो रही है। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? भगवान श्री कृष्ण। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? भगवान बुद्ध। अब सोचिए, कवि खुद सवाल कर रहा है, वसुधा का नेता कौन हुआ? क्वेश्चन मार्क। भूखंड विजेता कौन हुआ? क्वेश्चन मार्क। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? क्वेश्चन मार्क। नवधर्म प्रणेता? क्वेश्चन मार्क। कवि क्वेश्चन कर रहा है, जो आपका क्वेश्चन है उसको वो कर रहा है। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। विघ्न मतलब चैलेंज, जिससे आप भाग रहे हो। और आप भाग क्यों रहे हो? क्योंकि आपने मन को अपने जीवन से बाहर, आप उसको साइडलाइन करते हो। इस देश में ध्यान वो लोग करते हैं ज्यादातर जो बीमार हैं। मैं बाबा रामदेव के यहां गया था, तो वहां ज्यादातर वो लोग हैं जिनको डायबिटीज है, शुगर है, बीपी है। ये रोगियों के लिए नहीं है, ये युवाओं के लिए है। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। अब आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं, आप गौर से देखो। 50% लोग जो यहां खड़े हैं मिडिल क्लास के होंगे। अगर बहनें हैं घर में तो उनका विवाह करना है, आपको नौकरी लेनी है। अब आप गौर करो, एक बहुत भयंकर चीज आपके जीवन में आनी शुरू हो चुकी है, चुनौती। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। कैसे? मन को मरोड़ते हैं पल पल। आप देखो कितने परेशान रहते होंगे, अनरेस्ट में रहते होंगे, मन नहीं लगता होगा, गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा होगा। ये सब चीजें शुरू हो चुकी होंगी। अगर आप अपने जीवन को इंट्रोस्पेक्ट अभी करो, ये वही दौर है आपका, सब इससे गुजरते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल। आप सोचो, जब आप 4-5 लोग रहते हो तो आप रिलैक्स रहते हो। जैसे आप अकेले होते होगे, आपको बेचैनी शुरू हो जाती होगी। ये चीज इस यहां जितने लोग खड़े उसमें से 80% को होता होगा, गारंटी। आपको बेचैनी, आप चाहते हो कि बाहर निकल जाए, अकेले ना रहें, नींद रात में नहीं आएगी, तो आप कहोगे कि रात भर मैं पढ़ता हूं। जब पलटते पलटते थक जाते होगे तब सुबह नींद आती होगी। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को कहीं बीमारी हो गई, कहीं पेट में दर्द हो गया, किसी को माइग्रेन होगा। आजकल के सबसे बड़ा रोग माइग्रेन है। माइग्रेन इसीलिए कि सपने भी बड़े हैं और चुनौतियां भी बड़ी हैं, और दोनों में लड़ाई चल रही है। तो अंतिम तीसरी बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो ये कि इस देश की सबसे बड़ी विधा है ध्यान।
ध्यान मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके 3 घंटे लेटे हैं, उसको हरामखोरी है। ध्यान मतलब देखना, अपने आप को देखना। उसमें एक प्रक्रिया है। भारत में बड़े सारे सेंटर्स हैं, विपासना के सेंटर्स हैं। बुद्ध ने ये खोज की थी इस विधि की, विपासना की। विपासना का मतलब होता है आन-पान सत्य, अपने आंख सांसों को आते जाते हुए देखना। आप जब भी परेशान हो इस ट्रिक को लगाइएगा, अपनी सांसों को देखिएगा। आपका मन क्या है ये आपको नहीं पता, विचार कहां से आते हैं ये आपको नहीं पता, और विचार कौन से आएंगे ये भी आपको नहीं पता। मैं क्लास ले रहा था अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे। एक लड़का आगे ही बैठा था और 700-800 की क्लास थी। तो कुछ देर बाद वो बाहर निकला, फिर आ गया। तो ऐसा होता रहता है, लड़के जाते रहते हैं आते रहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 15 मिनट बाद वो फिर बाहर निकल गया। तो मुझे लगा इसका शायद तबीयत खराब होगी, फिर आगे बैठा। फिर तीसरी बार जब वो उठा तो मैंने उसे रोका, मैंने कहा क्या हो रहा है? कह रहा सर मुझे बार बार लग रहा है कि भूकंप आ रहा है। ये तुम्हारा मन ही तो है, विचार फेंक देता। तुम बैठे हो और विचार कब फेंकेगा? जब पढ़ने बैठोगे तब। तुम पूरे दिन घूमो, ये तुमसे कुछ नहीं कहेगा। जैसे तुमने किताब खोली एक विचार फेंक देगा, सीतापुर वाली बुआ पापा से मकान में हिस्सा मांग रही। आपने कभी गौर किया इन बातों पे? नहीं किया होगा। यह ध्यान है उस विचार को देखना कि मांगने दो हिस्सा। मुझे पढ़ना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, विधायक भी बनना है। सब आईएएस ही बन रहे, विधायक कोई बनने को तैयार नहीं, सांसद भी बनना है, और फिर बुआ जी का मकान कब्जा करना है। वही जो तुम्हें विचार दे रहा है उसको तुम पलट कर क्यों नहीं दे रहे हो वापस? तुम उसके प्रभाव में आ जा रहे हो, एक्सेप्ट कर ले रहे हो। फिर वो तुम्हें अगले आधे घंटे नचा रहा है और तुम्हारा मन थक गया। मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, जोड़ लिया, कि आप सभी लोग ध्यान से जुड़ें। ये जो मन का मरोड़ आपके अंदर चल रहा है ना, ये जो आप परेशान हैं, और जो मन परेशान होगा वो ही नशा करेगा। नशा की शुरुआत महान लोग कराते हैं जिनको हम दोस्त कहते हैं। उनको पता होता है कि नशे के रोल क्या है। जो कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि ये चीज क्या है। तो अगर आप नहीं करते हैं तो वो आपको पकड़ेंगे और फिर आपको किसी ना किसी तरह से, लड़कियों को तो बहुत बचना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा तो लड़कियों को पकड़ लेंगे। मॉडर्न वुमन, तो मॉडर्न वुमन क्या बनेगी? इंदिरा गांधी बनेगी, कल्पना चावला बनेगी, लक्ष्मी सिंह बनेगी। लक्ष्मी सिंह जी हमारे यहाँ की कमिश्नर हैं, बहुत धाकड़ आईपीएस ऑफिसर हैं वो, यूपी कैडर की। टीना दाबी बनेगी, निशा ग्रेवाल 23 साल की लड़की, 22 साल में उसका सिलेक्शन हुआ था, गांव से 51 रैंक आईएएस में, बिहार कैडर। वैशाली की एसडीएम। और लड़कियों को तो सबसे ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि जितना सम्मान और जितना प्रेम आपको पिता आपका देगा उतना शायद हमारा समाज है, समाज की कुछ लक्षण है। हमारे यहाँ समाज में बहू से बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। पता लगा आपकी शादी हुई तो माता जी ने कहा हम सुबह 4 बजे चाय पीते हैं। 4 बजे? लड़कियों को तो सबसे ज्यादा, खासकर जो मिडिल क्लास के हैं,
उनको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा, लड़कों का तो इसलिए मैं लड़कों को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार इसको बोलता भी हूँ, किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी परिवार की जो ताकत है वो उसकी स्त्री पर ही डिपेंड करता है। हेलो बेटा। हेलो सर, माय नेम है अनका सिंह एंड एक्चुअली मुझे परेड में जाना है इसलिए मैं प्लीज़ बेटा प्लीज़। थैंक यू सर, एक फोटो ले लूँ? ले लो, ये देखो ताकत। इनकी फोटो की, फैजल भाई फोटो की थी, हमें लगा डांटने आ रही। थैंक यू सर। पहली बार हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि ये जो आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये सब कोई ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है। प्रभु राम, इसीलिए प्रभु राम है। तपस्या, तप शब्द जो है वो गर्मी से निकला है, हीट से। भारत का एक बहुत प्यारा शब्द है तपस्या, गर्मी। हम जब पढ़ना शुरू किए तो हमें तो कुछ नहीं आता था और चले गए आईएएस की तैयारी करने, और पहले दिन इकोनॉमी की क्लास, और जो टीचर पढ़ा रहा था दुनिया के बेहतरीन टीचरों में से एक, और वो समझा रहे थे जीडीपी रोलिंग एंड दिस। हमें लगा ये क्या बता रहे भैया। और मैं देखा क्लास में सारे लड़के एकदम तन के बैठे हुए, हिंदू न्यूज़पेपर लिए हुए, और वापस भाग भी नहीं सकते थे। मोहल्ले में सबको बता के आए थे कि भैया आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं। अब अगर भाग जाते तो बड़ी बेइज्जती होती कि ये कमिश्नर साहब। तो फिर जो कोचिंग का मैनेजमेंट जिसके हाथ में था, बॉस था, मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा सर हमको कुछ नहीं आता। बोले बहुत अच्छा, यहां किसी को कुछ नहीं आता। मैंने जब कोचिंग खोली थी तो मुझे भी नहीं आता था, पर आना चाहिए। मैंने कहा जी सर कैसे? तो बोले बेसिक्स से शुरुआत करो। आप सारे लोग ध्यान और योग की शुरुआत करिए। यह रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, क्योंकि चुनौतियों से तभी लड़ पाओगे जब तुम्हारे अंदर ताकत होगी। मोटिवेशन एक उधार की चीज है जो मजदूरों के लिए होती है। इस बात को डायरी में लिख लो। यह मोटिवेशन की कहानी किसने शुरू की थी? वो फोर्ड ने। अमेरिका का व्यापारी, बिजनेसमैन फोर्ड, उसको पता चला कि मजदूर ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो उसने कहा इनको मोटिवेट करो। मोटिवेशन इज फॉर वर्कर्स, नॉट फॉर किंग्स। और जब आपके अंदर ताकत होगी मानसिक, कोई छोटा मोटा विचार आपको प्रभावित नहीं कर सकता। समाज, एक तो आपका खुद का विचार, फिर समाज। कुछ भी बड़ा काम करने जाओगे तो समाज में ऐसे 10 लोग मिलेंगे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। कभी अपने अगल बगल के लोगों को बोल के देखो कि हम आईएएस की तैयारी करने आ रहे हैं, फिर उनका ओपिनियन सुनो कि वो वर्मा जी की लड़की गई थी फिर पागल हो गई, तो सीधे आपको मना नहीं करेंगे कि मत करो। अब अगर आप सोचो कि जिस समाज में आप रहते हो, और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है या आपके साथ होगा, सबके साथ। 2024 का चुनाव आ रहा है, हमारे भाई हैं, हमसे पूछे कि तो हम सुने इलेक्शन लड़ने जा रहे हो। हमने कहा सुने हो? वहां लड़ने जा रहा हूं। तो समझाने लगे कि अरे जीतोगे नहीं, तो थोड़ा बहुत पैसा कमाओ, लुट जाएगा तुम्हारा। हमने कहा पैसा दूसरे लोग दे रहे हैं, अपने पैसे से कौन चुनाव लड़ता है? अपने पैसे से मकान बनवाया जाता है, बेटी की शादी की जाती है, घर चलाया जाता है। चुनाव अपने पैसे से कौन लड़ता है? कहे हार जाओगे। हमने कहा तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। नहीं ये बात नहीं है, लेकिन
हार जाओगे। हमें कौन सा चुनाव लड़ना है? हमें स्कूल चलाना है। 30 साल मैंने इस फील्ड को दिया, पढ़ाने, शिक्षा के फील्ड को। प्रभु का आशीर्वाद रहा तो दिसंबर 2023 तक मेरा विद्यालय शुरू हो जाएगा। और जब मैं लल्लन टॉप के अड्डे पे गया था तो सौरभ भाई यहीं के हैं, कानपुर के, सौरभ द्विवेदी, उन्होंने कहा सर ब्रह्मांड का केंद्र कानपुर है। मैंने कहा अच्छा, हाँ क्योंकि मैं कानपुर से हूं। मैंने कहा मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मैं मान लिया। ध्यान शुरू करिए, योग शुरू करिए। यथार्थ गीता स्वामी अड़गड़ानंद जी ने लिखी है, बहुत अच्छी किताब। एक श्लोक पढ़िए, आपका जो धर्म है, आप अपनी किताब उठाइए। मैंने यथार्थ गीता पढ़ी है या मैं पढ़ रहा हूं तो मैं उसका नाम ले रहा हूं। आप अपना धर्म ग्रंथ उठाइए, सारे धर्म ग्रंथों में वही फॉर्मूला है। किसी संत महात्मा से जुड़िए, उसकी चिंता मत करिए कि 1-2 लोग पकड़े गए हैं। कभी 250 का नोट देखा मार्केट में? जिसका असली होगा उसी का नकली भी होगा। ये पश्चिम के लोग हमारे संतों से बहुत चिढ़ते हैं क्योंकि उनको शराब बेचनी है, बहुत सारी चीजें बेचनी है। अब वो एक्स का ऐड करते हैं, एक्स डीओ। एक लड़का कॉलेज जा रहा है, उससे कोई लड़कियां बात नहीं कर रही, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। फिर वो तीसरे दिन आता है, फिर वो एक्स लगा के जाता है, फिर परियां गिर रही है आसमान से। अरे भैया तुम स्कूल आए हो, किसी की बुलेट उठा लो ऐसे हाथ में। शक्ति, उनको पता है कि जितना मरा हुआ दिमाग होगा उतना अपने प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। भाई तुम्हारे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके बाल गिर रहे होंगे, चुनौती है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, उससे तुम्हारे बाल गिर रहे हैं। सबके गिरेंगे। इसीलिए तुम देखो बुद्धिस्ट संघ को अगर देखो या मठों को देखो तो स्टूडेंट के बाल सेव करा दिए जाते हैं। उसकी वजह यही कि जब तुम जलोगे, तपोगे तो इस पे असर पड़ेगा। हमसे एक बार एक लड़के ने सेमिनार के बाद पूछा कि आपके नहीं गिरे? मैंने कहा वीव कराए। अच्छा, नहीं असली है। यथार्थ गीता जो भी पढ़ना चाहें, और फ्री में, आप उसकी साइट पे जाओ, फ्री में, आपको पैसा भी नहीं देना। आप यथार्थ गीता पे साइट डालो गूगल पे, उसकी साइट आएगी, फ्री में आपको भिजवाएंगे, वो फ्री में, कोई पैसा नहीं। आप हिंदी में चाहो हिंदी में मंगवा लो, आप इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में मंगवा लो, फ्री। यथार्थ गीता, बस आप सिर्फ गूगल पे टाइप करो यथार्थ गीता, उसकी पूरी साइट आ जाएगी, यथार्थगीता.co.in करके आ जाएगी। फ्री होम डिलीवरी है, कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे वो। तो आप ये 3 काम करो। पहला काम, अपने मन को जिंदा करो। देखो यार, जिनको देखो, कई लोगों ने हवाई जहाज में सफर किया होगा। आज कम से कम जाके ये पता करो कि रिक्शा पहला किस देश में चला, किसकी खोज है, क्यों है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे लिफ्ट बनी बुजुर्ग लोगों के लिए, ऐसे रिक्शा भी बना था बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए। पहला काम तो ये करो। दूसरा काम, न्यूज़पेपर। एक अपने कॉलेज में माहौल बनाओ, एक अपना ग्रुप बनाओ, डिस्कस करो। आपके पास इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, और सौभाग्य से 2-3 लोग तो हमारे साथ, हम सब साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। टीचरों को देना होता है, पर टीचर से क्या लेना है ये आपकी क्षमता पे डिपेंड करेगा। आप जब भी इन लोगों से मिलो तो एक बार खड़े हो जाओ शांति से। ये पूरी लॉबी सिर्फ एक चीज चाहती है, सम्मान। पूरी भारत, पूरी दुनिया की लॉबी। और टीचर इतना कुछ आपको दे सकता है, इतना, बस आपको ये पता हो कि कैसे लेना है, क्या करना है। आप इनसे पढ़ोगे, आपके पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, आप
इनसे मुद्दा तो उठाओ। ये खुद बहुत खुशी होंगे आपसे डिस्कस करने में, आपसे बात करने में। आपको शायद बाहर कोचिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। 3 काम करो। पहला, अपने मन को जिंदा करो। दूसरा, न्यूज़पेपर। और तीसरा, ध्यान और योग की शुरुआत करो। बाकी किसी का कोई प्रश्न है तो बताए। आगे आगे पूछना पड़ेगा क्योंकि माइक नहीं है। अच्छा है, चलिए सीधे सरल सरल सवाल पूछना। मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 साल की आप स्ट्रेटेजी बताते हो और मेरा बेसिक्स बिल्कुल नहीं क्लियर है, क्योंकि पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन मेरा सर का एक्सीडेंट हो गया तो मेरे ब्रेन में चोट लगी, तब से वो भूल गए। तो अब हमें 1 साल में करना है, तो 1 साल में हम कैसे कर लें? में 24 में एग्ज़ाम देना है, और जैसे कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, एनसीईआरटी पढ़ते तो नहीं समझ में आता है, और अगर हम यूट्यूब भी देखते हैं तो कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, उसके लिए टीचर्स की जरूरत। और ज्योग्राफी और इकोनॉमी में ना सब्जेक्ट नहीं है तो उसमें दिक्कत होती, और घर पे कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे। अरे सर, क्वेश्चन ही इतने हैं। और ये कि डिसिप्लिन कैसे लाए? मतलब हम 3 से 4 घंटे इंसान पढ़ लेता, लेकिन अगर कोई 7 से 8 घंटे वो नहीं हो पाता, हर दिन कोई नया काम आ जाता है तो उसमें सर पूरा दिन चला जाता है, सोच सकते हैं। ठीक ठीक, इन्होंने 2-3 सवाल पूछे। कहा मेरा इकोनॉमी और ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है। कल आप कलेक्टर बनोगे तो भी आपका कोई शहर चलाना आज आपका सब्जेक्ट थोड़ी है। आप किसी भी विषय को पढ़ो, सुन लो, इस सवाल का आंसर सुन लो। आप किसी भी विषय को पढ़ो, आप ये पहले पता करो कि इस विषय को क्यों पढ़ना है। आप पढ़ते हो रटने के लिए, आप पढ़ते हो नौकरी पाने के लिए, क्यों? अगर आज तुम पूरा नेशनल इनकम चैप्टर तैयार कर लो तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि इस देश में कहां कहां से पैसा आ रहा है, क्या आमदनी का स्रोत है, कौन से सेक्टर हमारे वीक हैं, किन सेक्टरों पे हमें काम करना है, किसको हम मजबूत कर सकते हैं। किसी विषय को, जैसे जिसको ज्योग्राफी नहीं पता वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? अगर तुम कश्मीर में जाके आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा दो तो ज्योग्राफी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक फिजिकल, एक इकोनॉमिक, क्योंकि उसका सीधा संबंध है अर्थव्यवस्था से। आज तक औद्योगिक क्रांति अफ्रीका में नहीं हुई। बड़ा पैसा आया अफ्रीका में, मार्शल प्लान से पैसा आया, मोल्टोवा प्लान से पैसा आया, लेकिन वहां औद्योगिक क्रांति नहीं हुई क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का साधन नहीं है। 98% अफ्रीका प्लेटो है, नदियां वाटरफॉल बनाती हैं। I इज इक्वल टू आई, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्री। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगी वहां इंडस्ट्री की संभावना ही नहीं होगी। 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछी कहां? मुंबई में। और 1854 में पहली कॉटन मिल लगी कहां? मुंबई में। देखो अंतर संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री का। तो तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट को उठाओ तो ये पहले पता करो इसे पढ़ना क्यों है, इसको पढ़ने के बाद मैं क्या समझने लगूंगी। जहां तक रहा सवाल डिसिप्लिन का, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो कष्ट से ही आती है। जैसे बैठ के मत पढ़ो, मैंने ये डाइस ले रखी थी, मैं इस पे पढ़ता था, कम से कम 3 से 4 घंटे, 12 घंटे मत करना वरना स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं ना, अत्त मचाना शुरू कर देते हैं। बाबा रामदेव ने जब शुरू में बताना शुरू किया कि कपाल भाती करने से चेहरे पे चमक आती, एक भाई साहब ने 1.25 घंटा कर लिया, किडनी पलट गई, वो 2 महीने आईसीयू में रहे। किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो, डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। सुबह उठो, सोचो आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस 1 मिनट। अब 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं नहीं 3 घंटे का नहीं 10 घंटा। मन की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। तुम अगर उसके नेचर को देखो, वो प्लान बनाने में कंजूसी कभी नहीं करता। यही तो उसका खेल है, कहेगा पूरा दिसंबर बैठ के पढ़ना है। जब तुम, अगर यहां कुछ लोग बाहर के होंगे तो जब तुम अपने घर जाते होगे छुट्टी में तो ये किताब लेके जाता होगा कि घर चल रहे हैं और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे बैठ के। और जब तुम घर पहुंचते हो तो तुमसे क्या कहता है कि यार कानपुर में तो पढ़ ही रहे हो। पता लगा जितनी किताब लेके गए थे
बिना खुले सब वापस आई है। छोटे छोटे वो बनाओ गोल, कहो 3 घंटा पढ़ेंगे, तो जब तुमने 3 घंटे का गोल बनाया और पढ़ गए 7 घंटा, कितना मजा आया उस दिन। जब भी तुम अपने टारगेट से बढ़कर काम करते हो, उत्साह बढ़ता है, और जब भी तुम अपने टारगेट से कम काम करते हो, उत्साह घटता है। तो जब तुम 10 घंटे का टारगेट बना के सिर्फ 3 घंटे पढ़ते हो और ये प्रक्रिया 2 महीने चलती है, तो तुम डिप्रेशन के शिकार धीरे धीरे होने लगते हो। इसलिए कम टारगेट बनाओ और ज्यादा आउटपुट निकालो और कष्ट दो अपने आप को। वही मैंने तप शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो तुम्हारी अचीवमेंट होगी, कोई कर नहीं पाएगा। वैसे बड़ी सारी संस्थाएं हैं जो डिसिप्लिन भी सिखाती, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। सर, मेरा नाम लक्ष्य सिंह है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं सर आपसे। तो सर, जैसे कि कोई नया बच्चा है, आईएएस की तैयारी करना चाहता है। नहीं, स्टूडेंट है, तो आईएएस तैयारी करना चाहता है, तो उसके पास मेजर प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे उसे ऑप्शनल चूज़ करना है, तो उसमें जैसे उसे हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रही है, और वो हिंदी उठाता है तो उसमें भी कई कवि या फिर लेखक ऐसे मिल जाते हैं कि जिनके विचार उसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और उसके बाद दर्शन उठाता है तो उसमें भी वो प्रभावित हो जाता है उनसे। तो ये कैसे पता करें कि उसकी वास्तविक स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में है? नहीं, देखो, जो आदमी सबसे प्रभावित हो रहा है, हमारी श्रीमती जी ने हमसे कहा कि यार एक बात बताओ, तुम में और में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैंने कहा तुम्हारी क्षमता ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे काम करने का तरीका गलत है। बोली कैसे? मैंने कहा यार इतना टाइम लगा दो किसी चीज में, तुम कपड़ा खरीदने गई, अब कपड़े को पकड़ के ऐसे ऐसे देख रही, कॉटन पैदा करती हो? नहीं। जब हम पहली बार गाड़ी खरीदने का प्लान बनाए तो हमने कहा वैगनार खरीद लो, बढ़िया गाड़ी है। तो उनसे किसी उनकी दोस्त ने कह दिया कि यार वैगनार, मारुति मिडिल क्लास। 6 महीने तक कार ही नहीं आई घर में, कभी मारुति, कभी सेंट्रो, कभी ये, कभी वो। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा आओ, चलो आओ, फिर ले गए महिंद्रा के शोरूम में। इसीलिए तो इस देश में तुम संत रविदास को सुनो, मन चंगा, मन पे बात कर रहे हैं। तुलसीदास ने क्या कहा? जाकी रही भावना जैसी। ये मन तो तुम्हें हर बार तुम्हें शादी नहीं करने देगा। अगर 5-6 लड़कियां एक साथ खड़ी कर जाएं कि इसमें चुन लो, फिर डिस्टर्ब कर देगा तुमको कि नहीं ये नहीं। तुमसे खेल रहा है वो, एक पकड़ो, वो तुमसे खेल रहा है और तुम उसको मजा दे रहे हो, तुमसे मजा ले रहा है। कभी तुमसे कह रहा है हिंदी, रामधारी सिंह दिनकर, बहुत बढ़िया। अब तुम दिन भर बैठ के सोच रहे हो कि हाँ यार रामधारी सिंह। यही तो मैं कह रहा हूं, डिसीजन लेना है तुरंत। जिस दुकानदार के पास जब जाते हो कोई सामान लेने, अगर वो सामान उसके पास नहीं होता तो पता क्या कहता है? साहब आजकल इसकी सेल नहीं हो रही है, बड़ी शिकायत आ रही साहब। आप साहब एक काम करो, आप साहब ये नया प्रोडक्ट है साहब बाजार में, बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है साहब। तुम उससे पूछो कि जो मैं मांग रहा हूं वो है? कि तुम बिस्लरी की बोतल मांगे, उसके पास नहीं है, कहेगा हिमालय का पानी ले लो। मैंने पूछा बिस्लरी है? कह रहा साहब बिस्लरी के पानी में बहुत शिकायत आ रही। मैंने कहा है कि नहीं? कहा भैया बिस्लरी नहीं। तो उसको मत खेलने दो, एक डिसीजन लो, और जितना बड़ा एम्बिशन होगा उतना बड़ा खतरा होगा। खेल रहा है तुम्हारे साथ, कल से मत खेलने देना। बताओ जल्दी बताओ बेटा। सर न्यूज़पेपर जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो सर न्यूज़पेपर को अप्रोच कैसे करें और उसको एनालिसिस उसका कैसे करें? एनालिसिस करने के लिए बेसिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, पहली बात तो ये। उसके लिए तुम्हें एनसीईआरटीयां पढ़नी पड़ेंगी। अप्रोच करना ये होता है कि जैसे न्यूज़पेपर क्या है, मैंने भी एक वर्ड यूज किया, दर्पण। तो अब कन्या विद्याधन योजना सरकार लेकर आई है, तो उस पर तुम लिखो क्यों। फिर विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष उस विद्याधन योजना पर अपने मत रखेगा
कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो तुम्हें क्या करना होगा, एक तरफ सरकार का पक्ष निकालना होगा और दूसरी तरफ विपक्ष का, और दोनों को जोड़ लेना होगा। बस पिक्चर तुम्हारे सामने होगी। ये कि खुद को compete कैसे करें और अपने आप को चैलेंज कैसे करें, क्यों हमें ही पता होता है कि हमारे प्लस पॉइंट क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, तो हाउ टू चैलेंज आवरसेल्फ। देखो, अगर आज तुम्हें दौड़ने के लिए कहा जाए तो कितने किलोमीटर दौड़ जाओगी? 1। लेकिन क्या तुम्हारी क्षमता सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ने की है? नहीं, नहीं ना। अगर आज मैं तुमसे दौड़ने के लिए कहूं तो तुम सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ पाओगी, ऐसा तुम कह रही हो, लेकिन तुम्हारी क्षमता 50 किलोमीटर तक दौड़ने की है मिनिमम। बाकी तुम अब भद्रकाली का रूप ले लो और 100 किलोमीटर दौड़ जाओ। तो अब क्या करना है तुम्हें? अब सुनो क्या करना है। आज तुम 1 किलोमीटर दौड़ी, 10 दिन 1 किलोमीटर ही दौड़ो, 11वें दिन तुम उसे 2 कर दो। स्टेमिना डेवलप हुआ। ऐसे जीवन में भी करना है। इस पे नजर रखने के लिए एक डायरी बगल में रखनी है। ये सब चीजें मैंने अभी कहा ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, पहले दिन सारी ताकत झोंक देते हैं, ताव में कोई काम नहीं करना है। सीखने में टाइम लगता है, चाहे वो साइकिल चलाना सीखना हो और चाहे पढ़ना सीखना हो, उस टाइम तुम्हें देना ही पड़ेगा। साइकिल चला लेती हो? पहले दिन चलाने लगी थी? नहीं। जब तुम सीख जाओगी, अब तुम सीख गई तो हाथ छोड़ के भी साइकिल चला रही हो। एक डायरी अपने पास रखो, उसमें अपना नाम लिख के अपना डेवलपमेंट ग्राफ बनाओ और उस डायरी को भगवान की तरह पूजा करो उसकी। तुम्हारा शेड्यूल नहीं टूटना चाहिए। जैसे आज तुम्हें मूवी देखने जाना है तो तुम जाओ, लेकिन कल अगर तुम्हारा मूवी का शेड्यूल नहीं है तो भगवान भी अगर उतर के तुमसे कहे मूवी देखना जाना है तो तुम्हें नहीं जाना है। इसलिए बचपन में स्कूल में हमें एक बड़ी प्यारी चीज मिली थी, डायरी। डायरी मतलब डिसिप्लिन। तो ये काम करो, डायरी बनाओ और अपनी स्टेमिना को अपने हिसाब से आगे बढ़ाते चली जाओ। शाम को ही एकदम से मैंने फ़ोन किया आपके सेंटर पे, हेल्पलाइन नंबर पे। स्वाति मैडम से मेरी लगभग 7-8 मिनट बात हुई। उन्होंने आपसे मिलने की बहुत जिद की। उन्होंने बताया कि ये एक प्रोग्राम है, आप मिल सकते हो, बाकी और कोई विकल्प नहीं है सर से मिलने का। हमने कहा कि मैम हम जी लखनऊ से सर, राकेश पाल लखनऊ सर। तो हमने स्वाति मैम से कहा मैम मैं कानपुर में 2-3 दिन प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सर से मिलना ही है, किसी भी हाल में मुझे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि कल एक प्रोग्राम है, अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ। तो मैंने सुबह की भोर में 4 बजे ट्रेन पकड़ा और यहाँ 7 बजे से, ताकि अगर अपनी भाषा में कहूँ मैं यहाँ पे धरना दिया हूँ 7 बजे से। इसके बाद सर मैं वैसे सर जॉब करता हूँ। सर मेरी बात यह है कि सर मैं शुरू तो करता हूँ, कुछ पल चलता है, कुछ लम्हे चलता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं 2-4 10 दिन 20 दिन बाद, फिर मतलब वो वीक हो जाता है। चलते रहते हैं, गति में रहते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या होता है, वीकनेस हो जाती है, फिर हम ट्रैक से हट जाते हैं 2-4-5 दिन, फिर किसी तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं, फिर आते हैं। ये सर बार बार मुझे डिस्टर्ब करता है। यही इसी मुद्दे, ये मेरा तीसरा पॉइंट था। आज की जनरेशन को, आपकी तो जनरेशन थोड़ी सी आगे निकल गई, अब जो आ रही पीछे, इसका नाम रखा मैंने मैगी जनरेशन। 2 मिनट। तुम्हें मैंने यही तो कहा, तीसरा जो मेरा पॉइंट था वो यही था कि हम सारा काम इसके बल पे करते हैं। कौन भटका रहा है? परिस्थिति कुछ नहीं आती। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा परिस्थिति खराब किसी पर सामने आई तो अब्राहम लिंकन, एपीजे कलाम, महात्मा गांधी, किसके सामने नहीं है? अगर हम यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर सबको अपनी अपनी कहानियां सुनानी पड़े तो सबके जीवन का एक हिस्सा दर्द का होगा। लेकिन फिर भी सारे टीचर्स स्कूल आते हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी स्टूडेंट को कुछ फील नहीं होता होगा कि इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। ये तुम्हें कौन, एक आईपीएस ऑफिसर है, आज उनके बारे में सर्च करना, कर्नाटक कैडर के, रवि चंदनवारा, पढ़ना उस आदमी के बारे में। मतलब जमीन के नीचे से शुरुआत करता है वो आदमी, और एक कर्नाटक कैडर का आईपीएस, और ड्रीम तो पता नहीं क्या क्या है।
तो ये तुम्हें अपने उस मन को मजबूत करना पड़ेगा। वो तुम्हें बार बार भटका रहा है, उसे मजबूत करना है किसी भी कीमत पे। गुरुदेव आपको साक्षात प्रणाम। सर गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि एक अच्छा पॉलिटिशियन कैसे बने? मैं देखता हूँ कि गांव से प्रधान से लेकर सचिव से लेकर सब देश को लूटने में ही लगे हो, अपना पेट भरने में लगे हो, विधायक से लेकर सब कोई केवल पावर स्वैप करते हैं। जबकि देखिए आपकी हूटर तक बजाना अलाउ नहीं है नियम के अनुसार, लेकिन देखिए आज कानपुर में पूरी हर जगह केवल और केवल हूटर बजाए गुंडागर्दी करते, इस चीज में घूम रहे लोग। तुम्हारा नाम क्या है? राम जी, पहले तुम एक काम करो, पहले तुम इस समाज के लिए एक आदर्श बनो। जब तुम समाज के लिए आदर्श बनते हो, आदर्श मतलब तुम्हारी कोई ऐसी अचीवमेंट जिसको समाज माने कि अरे क्या बात है। जैसे हमारे देश में एक राजनेता है अरविंद केजरीवाल, फर्स्ट अटेम्प्ट IIT, फर्स्ट अटेम्प्ट IRS, फर्स्ट अटेम्प्ट CM, फर्स्ट अटेम्प्ट PM के लिए भी ट्राई किया था उस आदमी ने। तुम जब तक समाज के लिए आदर्श नहीं बनोगे तब तक समाज तुम्हारी तरफ आएगा नहीं। तुम उसकी चिंता मत करो। ये कोई नहीं पॉलिटिशियन करप्ट नहीं है। तुमने कैसे कह दिया पॉलिटिशियन करप्ट है? इस देश में सबसे अच्छे हैं इस देश के पॉलिटिशियन। तुमने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी? उसमें JP यादव जी कहते हैं ये जनता किसकी है? जिसको 500 रुपए दो उसी के साथ चली जाती है। करप्शन पब्लिक में है, करप्शन पॉलिटिशियन में नहीं है। ये हम बहाने बनाते हैं। इस देश की हमेशा आदत रही है दूसरों पर ब्लेम डाल। भैया हमको महमूद गजनी ने लूट लिया, भैया हमको तैमूर ने लूट लिया, भैया नादिर शाह ने लूट लिया। तो तुम क्यों बटे हुए हो? आज भी तो ये देश बटा हुआ है। जिस देश को इतनी बार लूटा गया, इतनी बार मारा गया, और सबसे बुरा किसने मारा? अंग्रेजों ने। उस देश में तुम्हें एकता दिखाई पड़ती है? पहली इस देश की प्रजा को, जनता को समझना होगा। जब इस देश की जनता समझदार थी, अच्छी थी, तो राम मनोहर लोहिया जैसे लीडर थे, शास्त्री जैसे लीडर थे। ठीक है, तो तुम पहला एक काम करो, तुम एक आदर्श बनो, कुछ करो जो समाज एक्सेप्ट करेगी। वाह जिल्ले इलाही। और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा अच्छा पॉलिटिशियन कैसे बनना है। प्रणाम सर जी। सर मेरा नाम आकर्षित दीक्षित है। सर एक बहुत छोटा क्वेश्चन है सर। हाँ, सेल्फ डाउटनेस कभी लगता है पहाड़ पर टाल डालेंगे दुनिया हिला देंगे, ताकत उठता नहीं कभी। तो कभी ऐसा लगता है कि क्या हो, उसको बता। नहीं, तुम अपने आप को आज तक कभी आंख बंद करके अपने आप को समझने की कोशिश की? कितनी बार? 1 घंटे आंख बंद करके बैठते हो? हाँ, मैंने सुन इस बात को, बहुत अच्छी बात है। कहता कभी कभी मन होता है कि पहाड़ उठा लेंगे, और कभी कभी पत्थर नहीं उठता हाथ से। कितनी अच्छी, कितनी ईमानदारी से ये आदमी बात कह रहा है। ये हम सबकी हकीकत है, ये हम सब की हकीकत है। ये जो आदमी बात कह रहा है, ये एक आदमी की बात नहीं, ये हम सब की है। तो सुनो क्या होता है उसमें। ये जो तुम्हारा सबकॉन्शियस, ये जो सारा ये मन ही तो है। हाँ, वो ऐसे चलता है, ऐसे पैराबोला बनाता है, ऐसे विचार फेंकता है, विचार। बस 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 इसको पकड़ लो। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एविडेंस देता है। ये कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहे हो। इस दुनिया में
हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। इसलिए सारे धर्मों में आंख बंद करके पूजा करने का प्रावधान है, किसी में खोल कर नहीं है। क्योंकि जब तुम आंख खोलते हो तो तुम्हें दुनिया दिखाई पड़ती, लेकिन जब बंद करते हो तो तुम दिखाई पड़ते हो। तो अगर तुम 4 बजे उठ सकते हो, अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो, मतलब तुम ताकतवर आदमी हो। हाँ सर, हटा देंगे सर। बस धीरे धीरे करो, 1 साल लगेगा। 14 साल में भगवान राम भगवान बने थे, मतलब भगवान बनने की विधि 14 साल है, 14 साल करना पड़ेगा। 1 साल में IAS, तो जितना साल बढ़ा 20 साल कर लोगे तो पता नहीं ब्रह्मांडी तुम्हारे कब्जे में रहेगा। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा सवाल ये है कि अगर सब कुछ हम पे डिपेंड करता है तो जो कहते हैं कि संगति का ये असर है वो असर है, तो संगति कहाँ पे जाती है? और अगर सब संगति पे डिपेंड करता है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? संगति लॉ ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सुन लो, जैसे कृष्ण का टेम्परेचर इतना, साइंस पढ़े हो तो टेम्परेचर का सिद्धांत क्या है? हाई से लो की तरफ आता है ना। अब तुम्हारा टेम्परेचर 20 डिग्री है और तुम्हारे साथ जो लोग बैठे हैं वो भी 5 डिग्री 6 डिग्री के हैं। भाई हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा कि तुम दोस्ती आज अवध तुमको दोस्ती प्रूव करनी है। मैंने कर देंगे, क्या करना है बताओ? कहा कुछ नहीं करना है, एक पीना 1 पैक। शर्त लगी है मेरी कि आज मैं अवध को 1 पैक पिला के रहूंगा। मैंने कहा बिल्कुल, शाम को मिलो, मैं तुम्हारे लिए 2 पीऊंगा और तुम्हारे अगर जीवन की बात आ जाएगी तो पूरी बोतल रख देना। बड़ा खुश हुआ। शाम को सब लोग मिले, बैठे। मैंने कहा लेकिन आज दोस्ती सिर्फ मैं ही प्रूव नहीं करूंगा, तुम भी करोगे? कहा हम भी करेंगे। हम गए, 1 गिलास नाली का पानी निकाल लाए। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम हल्के से कमजोर मानसिकता के हो, या तुम कभी ये सब ट्राई किया करो। गांधी जी की किताब का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। कभी जीवन में एक्सपेरिमेंट्स किया करो। दुकान में खड़े हो, कोई आदमी कपड़ा खरीद रहा है, उसे तुमने कह दिया भाई साहब इसका रंग उतर जाता है। अच्छा भैया, खरीदेगा ही नहीं। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। तो अगर तुमने कृष्ण की तरह अपने आप को मजबूत कर रखा है तो तुम्हारे लिए कोई संगति नहीं। लेकिन अगर तुम मानसिक रूप से अपरिपक्व हो तो संगति बहुत बड़ा रोल पड़े। सारा जो शराब पीना कभी माँ बाप ने सिखाया किसी को? संगति ने। अरे कंसंट्रेशन बढ़ता है। सिगरेट पीना किसी के माँ बाप ने सिखाया? संगति। तो एक संगति अर्जुन की है कि वो महाभारत का युद्ध जीत रहा है, और एक संगति कर्ण की है। लेकिन संगति सिर्फ अपरिपक्व मन पे प्रभाव करती है। जिसका अपना मन इतना ताकतवर है उसको कोई संगति उंगति नहीं। देखो, एक तो मैं सबसे बड़ी बात, तुम्हारा अपना वजूद है ना जीवन में। सेल्फी किसी के साथ मत लिया करो। मैं एक वीडियो में नहीं, 1000 वीडियो में कहा, तुम्हारा भी वजूद है यार। तुम जब किसी के साथ सेल्फी लेने आते हो तो अपने आप को शून्य बना देते हो। मतलब शून्य तो तब भी है, माइनस में ले आते हो। हम मुंबई से आ रहे थे, अमिताभ बच्चन जी कहीं जा रहे होंगे, तो जब वो एंटर किए एयरपोर्ट में तो लोग भागे उनके पीछे। एक महिला अपना बच्चा छोड़ के भाग गई। मतलब उनके गोद में बच्चा था, वो बच्चा छोड़ के। मुझे इतनी गुस्सा आई, मैंने उसका बच्चा उठाया और गेट पे आके CISF वालों को दिया। मैंने कहा भाई साहब पता नहीं किसका है। हमने कहा ढूंढेगी, इसकी फ्लाइट छूटेगी तब इसको अकल आएगी। अच्छे कलाकार हैं, मानी सी बात, उनका सम्मान होना चाहिए, पर आपका कोई वजूद नहीं है। अरे आप इन लोगों के साथ सेल्फी लो जो आपकी जिंदगी बना रहे हैं। आप किसी को भी सड़क पे देखते हो, भैया भैया। एक नया भिखमंगी कम्युनिटी पैदा हुई है सोशल मीडिया पे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।
अरे भिखमंगे हो यार, तुम कुछ ऐसा करो कि लोग खुद ही सब्सक्राइब करें। मेरे जो पर्सनल चैनल है उस पर सबसे ज़्यादा कम सब्सक्राइबर है, जो लोग मेरे नाम पे वीडियो चला रहे हैं उनके सबसे ज़्यादा हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे 2000 सब्सक्राइबर, मेरे चाचा का मतलब भाई का लड़का है उसके इंस्टाग्राम पे 10 लाख सब्सक्राइबर, और मेरे ही नाम पे चला रहा है और हर मैसेज मेरे नाम पे डालता है। फिर मैंने उससे कहा कि देख बाकी सारे मैसेज तो ठीक है, ये जो तू मेरे नाम पे लिखता है ना लाइक एंड सब्सक्राइब, पेड़ में बांधेंगे तुमको किसी दिन। तुम अपने वजूद को मरने मत दो। आज बड़ा अच्छा लगा इस प्रोग्राम से। मैं एक बार फिर तहे दिल से यहाँ के पूरे स्टाफ, यहाँ के जितने टीचर्स हैं, जितने लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और आपके टीचर्स ने मतलब इतना हमें कोऑपरेट किया, कहा आपको जब भी लगे हमसे कोई सहायता है आप हमारे कॉलेज आएँ, प्रोग्राम करें। ये बड़ी बात होती है, बड़ी अच्छी बात होती है। मतलब आमतौर पर कॉलेजों में लोग परमिशन नहीं देते, आपके शिक्षकों ने दिया, ये उनकी महानता है। आप पर्सनली जाके उनको सबको थैंक यू बोलिएगा। क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में वो एक अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, फिर अपनी कुछ चीज़ें होती हैं। कोचिंग वर्ल्ड एक अलग वर्ल्ड है, कॉलेज एक अलग दुनिया है, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो नहीं करते। लेकिन वो कुछ कभी कभी आदमी होता है वो आउट ऑफ टर्न जाकर आपकी भलाई सोचता है कि चलो हमारे लड़कों को कुछ और सीखने को मिलेगा, कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि और भी ऐसे एक आध प्रोग्राम हम आपके साथ करें, और क्वेश्चन आंसर सेशन ही करेंगे। एक दिन एक सेशन करेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन ही करेंगे। तो सारे शिक्षक गणों के साथ साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। शांत हो जाइए। बहुत अच्छा उद्बोधन बड़े भाई प्रोफेसर ओझा सर का सुना आपने। किसी समय में एक विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ा करते थे, हमारे सीनियर भी हैं सर, और बड़े भाग्य की बात है कि आपको मन को शक्तिशाली बनाने के लिए जो उद्बोधन दिया, उसका निश्चित रूप से आपका तनाव समाप्त होने वाली कहानी को लिखता है, रेखांकित करता है। पेपर पढ़ने की कहानी आपने बताया, योगा और मेडिटेशन के संदर्भ में जो बातें बताई हैं वो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक नव निर्माण को लेकर के आगे बढ़ेगा। मैं अवध ओझा सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इकरा की सारी टीम को भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए एक अवसर दिया कानपुर में। साथ ही अपने महाविद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रैक्टोरियल बोर्ड और हमारे बहुत होनहार छात्र छात्राएं जो यहाँ पर एकत्रित हुए, शांतिपूर्ण तरीके से सुने, उन सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और ओझा सर से एक रिक्वेस्ट और है कि आगे आने वाले समय में हमारे यहाँ कार्यक्रम जरूर करें, क्योंकि 2 बार का नैक ए ग्रेड कॉलेज है और यहाँ के बच्चे बहुत आगे गए हैं सर। संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं, ये भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, और एक महाविद्यालय के लिए भी भाग्य का और गौरव का वातावरण। थैंक यू।